वन शॉट सीरीज़ में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर। तो स्टार्ट करते हैं मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, टाइहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड्स के होते हैं हमारे पास। अगर हमारे पास OH ग्रुप लगा हुआ है, एक हमारे पास OH ग्रुप लगा हुआ है जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, और यहाँ पर बेंजीन रिंग पर भी एक ही OH ग्रुप लगा है, तो इसको बोलते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल या मोनोहाइड्रिक कंपाउंड। ये जो हमारे पास लगा हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं हम, दो OH लगे हुए हैं, तो ये हो गया हमारे पास डाइहाइड्रिक। जैसे यहाँ बेंजीन पर भी दो हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हुए हैं तो डाइहाइड्रिक लिखा हुआ है। अगर तीन OH लग जाते हैं हमारे पास, और यहाँ बेंजीन पर भी हमारे पास क्या है, तीन OH लगे हुए हैं, तो ये हो जाएगा ट्राइहाइड्रिक कंपाउंड। नेक्स्ट हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। अगर हमारे पास OH जो अटैच है, जिस कार्बन से अटैच है वो देखना है हमारे पास। OH अगर कार्बन से अटैच है और इस कार्बन पे हमारे पास एक ही मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल या कोई भी अल्काइल ग्रुप, और दो हाइड्रोजन है, अगर एक ही क्या है अल्काइल ग्रुप है, तो हम उसको बोलेंगे प्राइमरी अल्कोहल। अगर हमारे कार्बन जिस OH के साथ अटैच है इसके पास दो अल्काइल ग्रुप है, यहाँ मैं मिथाइल लगा देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, और एक हाइड्रोजन है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं एक हाइड्रोजन है और ये दो क्या है, दो मिथाइल ग्रुप या दो अल्काइल ग्रुप चेन हो सकती है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल। अगर हमारे कार्बन पे क्या है, तीनों ही अल्काइल ग्रुप अटैच हैं, कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, और OH हमारा नेक्स्ट अटैच है उसके साथ, तो ये हो जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल या फिर टर्सरी अल्कोहल। अब बात करते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल्स की। बेंजीन से लगा हुआ कार्बन डायरेक्ट जो अटैच है बेंजीन से, जैसे यहाँ पे CH2 है, तो ये वाला कार्बन होता है बेंजाइलिक कार्बन, और ये पोजीशन का नाम होता है बेंजाइलिक पोजीशन। तो यहाँ पे इस कार्बन से जो OH अटैच होगा ये होगा बेंजाइलिक अल्कोहल। अगर हम OH की जगह Cl अटैच कर देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। Br लगा देंगे तो बेंजाइल ब्रोमाइड। OH है यहाँ पे तो अल्कोहल यूज़ करेंगे हम बेंजाइलिक अल्कोहल। तो ये हो गया हमारे पास प्राइमरी बेंजाइल अल्कोहल। अगर इस कार्बन पे जो है एक और ग्रुप अटैच हो जाए, एक मिथाइल ग्रुप या कोई भी अल्काइल ग्रुप, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी बेंजाइलिक अल्कोहल। जैसे कि हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में देखा था, सेम वैसे ही रूल है। अगर यहाँ पे 1, 2 और 3 कार्बन चेन हो गई हमारे पास, तो ये हो जाएगा टर्सरी बेंजाइलिक अल्कोहल। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जो है OH हमारा डायरेक्टली अटैच हो जाए, तो इस कंपाउंड का अलग नाम है, इसको हम बोलते हैं फिनॉल। इसकी प्रिपरेशन भी हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कॉमन एंड IUPAC नेम्स ऑफ सम अल्कोहल। कुछ अल्कोहल के एग्जांपल्स दिए, उनका नाम कैसे करना है। ये एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और OH के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, ओल फंक्शनल ग्रुप यूज़ करते हैं, तो इसका नाम क्या हो गया, ये मिथेन ग्रुप है और ये ओल, तो इसका IUPAC नेमिंग हो गया मिथेनॉल। लेकिन कॉमन नेम क्या है उसका, एक मिथाइल है और एक अल्कोहल है, तो मिथाइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम हो गया। अगर IUPAC नेम देखिए नीचे वाले का, तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1, 2, 3। 3 मतलब प्रोपेन, यहाँ अनसैचुरेशन हमारे को कहीं दिख नहीं रहा है तो एल्केन कंसीडर होगा ये। प्रोपेन और OH लगेगा तो ओल, तो प्रोपेन 1 ओल या फिर प्रोपेन ओल भी इसको बोल सकते हैं। कॉमन नेम कैसे होगा इसका, एक प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है और N मतलब लीनियर चेन को N बोलेंगे, तो N प्रोपाइल अल्कोहल। थर्ड है हमारे पास, नाम कैसे लेंगे, 1, 2, 3, तो प्रोपेन 2 ओल सेकंड पोजीशन पे OH लगा हुआ हमारे पास, तो प्रोपेन 2 ओल हो जाएगा। कॉमन नेम इसका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ऐसे ही हमारे कुछ नामकरण करे हुए हैं, इसको एक बार टेबल को देख लेना और याद कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास कुछ फिनॉल से जुड़े हुए कॉमन नेम भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास डायरेक्टली अटैच है तो ये तो फिनॉल ही हो गया, लेकिन अगर टॉल्विन इसकी क्या हुआ, जैसे ये इतना हिस्सा टॉल्विन हमारे पास, अगर फिनॉल के OH पे ऑर्थो पोजीशन में हम CH3 को लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल फिनॉल। नंबरिंग कैसे होगी इसकी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये तो IUPAC नेम हो गया 2 मिथाइल फिनॉल। कॉमन नेम हो गया इसका ओ क्रिसॉल या ऑर्थो क्रिसॉल। अगर मेटा पोजीशन पे लग जाए ये, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेटा क्रिसॉल। अगर पैरा पोजीशन पे लग जाए CH3, तो ये हो जाएगा पैरा क्रिसॉल। ऐसे ही 1,2 डायोल्स का नाम क्या गिवन है, कैटेकॉल गिवन है, और 1,3 बेंजीन डायोल का नाम क्या गिवन है, रेसोर्सिनोल गिवन है, और 1,4 का नाम है हाइड्रोक्यूनोन और क्यूनोल, सिर्फ क्यूनोल, हाइड्रोक्यूनोन या फिर क्यूनोल। IUPAC नेमिंग क्या है उसका, बेंजीन 1,4 डाइओल। नेक्स्ट हमारे पास कॉमन एंड IUPAC नेम ऑफ सम ईथर। ईथर क्या होता है हमारे पास, ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप बीच में होगा, यहाँ पे कोई होगा अल्काइल चेन R1 या R2। R1 R2 सेम भी हो सकते हैं और R1 R2 अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन एक ऑक्सीजन बीच में होगा, ये होगा हमारे पास ईथर फंक्शनल ग्रुप।
इसका नाम देखते कैसे लिखना है। पहले लिखा है CH3 पहले इसमें तो कुछ भी हम देख सकते हैं। ये वाला क्या होगा हमारे पास, मिथाइल ग्रुप होगा। लेकिन इसमें जो सफिक्स को यूज़ करना है हमको, ईथर में यूज़ होता है ऑक्सी, तो हम यूज़ करेंगे इसको मिथाइल की जगह क्या यूज़ करेंगे हम, मिथॉक्सी। और फिर जो बच रहा है हमारे पास ये, इसको लिखेंगे हम मीथेन। तो हमारे पास नाम हो गया मिथॉक्सी मीथेन। दूसरे एग्जाम्पल समझते हैं इसको। ये है C2H5O, यहाँ पे एक इथाइल ग्रुप है, यहाँ पर भी एक इथाइल ग्रुप है। तो इथाइल को हम क्या लेंगे, इथॉक्सी, बोला इथाइल को लिखना है इथॉक्सी, और दूसरा बच्चा है इथेन, तो इथॉक्सी इथेन हो गया इसका दूसरा नाम। अब हमको देखना है थर्ड वाला, ये हमारे को इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे लंबी चेन है, प्रोपाइल चेन 3 कार्बन की, यहाँ है एक सिंगल कार्बन की। तो पहले जो हमारे पास छोटा फंक्शनल ग्रुप, जो छोटी कार्बन चेन है, जैसे ये CH3 वाली, पहले हम लिखेंगे इसको मिथॉक्सी, और फिर लिखेंगे बड़ी वाले को, 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपेन। अगर ये कंपाउंड लिखा होता है ऐसे CH3 CH2 CH2O CH3 ऐसे लिखा होता, अगर ये वाला हिस्सा इस साइड होता है, ये वाला हिस्सा लेफ्ट साइड होता, तब भी हम इसका नाम कैसे लिखते हैं, पहले हम छोटे वाले का ही लिखते, इसको लिखते हैं मिथॉक्सी, और फिर हम लिखते इस वाले का प्रोपेन। तो चाहे कार्बन की सेटिंग कैसे भी कर लें, नाम पहले किसका आएगा, ऑक्सी जो ग्रुप लगेगा, ऑक्सी लगेगा हमेशा छोटे वाले कार्बन के साथ में, छोटी कार्बन चेन के साथ में ऑक्सी यूज़ करेंगे। बाद में जो बची वो हम लिखेंगे इथेन या एल्कीन वगैरह कुछ भी बच रही होगी हमारे पास। ऐसे ही हम सारे इसका नाम देख सकते हैं। इसको एक बार चार्ट को देख लेना, इजी है, कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं। पहला है मिथॉक्सी मीथेन, दूसरा इथॉक्सी मीथेन, थर्ड है 1 मिथॉक्सी प्रोपेन या मिथॉक्सी प्रोपेन, ऐसे भी लिख ले इसको। फिर है मिथॉक्सी बेंजीन, ये हमने यूज़ किया, मिथॉक्सी छोटा कार्बन चेन है, पहले आया मिथॉक्सी, फिर आया बेंजीन, बेंजीन में 6 कार्बन है इसलिए बेंजीन आया बाद में। कॉमन नेम इसका क्या है, 2 मिथाइल है हमारे पास तो डाई मिथाइल ईथर। यहाँ पे क्या है, 2 इथाइल ग्रुप हैं तो यहाँ डाई इथाइल ईथर। फिर है हमारे पास 1 मिथाइल है और 1 है प्रोपाइल, तो मिथाइल पहले लिखा मिथाइल, और फिर प्रोपाइल चेन कैसी है, N लिखा मतलब लीनियर चेन है, N प्रोपाइल ईथर। यहाँ पर भी सेम, पहले लिखा मिथाइल फिर लिखा फिनाइल ईथर। इसका एक कॉमन नेम भी, अगर हम इसको स्ट्रक्चर बना के देखें इसको, ये है OCH3, ये है इसका स्ट्रक्चर। इसका कॉमन नेम है एनिसोल। इसके 2 कॉमन नेम, एक तो एनिसोल और एक है मिथाइल फिनाइल ईथर और दूसरा एनिसोल। अब स्टार्ट होने जा रहा है चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट। यहाँ से सारा चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। पहली रिएक्शन है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स की। एल्कोहल्स को प्रिपेयर करेंगे, सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, एल्कीन्स का यूज़ करेंगे। एल्कीन्स का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, एल्कोहल बनाएंगे। एल्कोहल क्या था हमारे पास, OH फंक्शनल ग्रुप लगा होगा किसी भी कार्बन चेन से, ROH है हमारा एल्कोहल। तो एल्कीन की कैसे करेंगे हम, बाय एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। एसिड को हम डिनोट करते हैं H पॉजिटिव, और एसिड को हम किस में लेते हैं, वाटर में लेना पड़ता है, तभी हमको H पॉजिटिव का सोर्स मिलता है। वाटर के पास लोन पेयर होते हैं, ये अटैक करते हैं H पॉजिटिव पे और जनरेट होता है हमारे पास H3O पॉजिटिव। तो हो सकता है बुक्स में ऐसे H3O पॉजिटिव के रूप में एसिड को लिखा हो, या फिर H पॉजिटिव सिंपल ऐसे भी लिखा हो, तो एक ही मतलब है इस बात का। तो एल्कीन के सामने जब हमने एसिड को यूज़ किया H3O पॉजिटिव यानी H पॉजिटिव और H2O, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ये है H पॉजिटिव H2O। तो जनरेट होता है हमारे पास OH, एक कार्बन पे लगता है OH ग्रुप और एक कार्बन पे लगता है हाइड्रोजन। अब इसका मैकेनिज्म समझते हैं हमारे पास कि कैसे होता है। एग्जाम में जो है डायरेक्ट मैकेनिज्म भी आ जाता है क्वेश्चन में, कि इसका मैकेनिज्म लिखो जब हम एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन करते हैं एल्कीन की। तो स्टेप 1 में होगा प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकैटायन बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H3O पॉजिटिव। सबसे पहले करना है हमको प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, यूज़ करेंगे हम H3O पॉजिटिव का। प्रोटोनेशन मतलब H पॉजिटिव होता है हमारे पास प्रोटॉन, और प्रोटॉन का एडिशन ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड प्रोटोनेशन। तो एल्कीन ने क्या करा, ये देखो ऑक्सीजन पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो न्यूट्रॉन निकल करेगा, एल्कीन अटैक करेगी इस हाइड्रोजन पे और ये बॉन्ड शिफ्ट होगा ऐसे, मतलब इस एल्कीन ने H पॉजिटिव को पकड़ लिया और वाटर हमारा चला गया यहाँ बाहर। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट हुई, कार्बोकैटायन का हमारे पास क्या हुआ, जनरेशन हो गया। नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, कार्बोकैटायन पे होगा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफाइल इस रिएक्शन में क्या है,
न्यूक्लियोफाइल होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। तो वाटर के पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है हमारे पास। तो ऑक्सीजन ने अटैक करा इस कार्बोकैटायन पे, जैसे ही अटैक करा तो ऑक्सीजन पे क्या गया, पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। अब हमको क्या करना है, यहाँ से ये प्रोटॉन को बाहर निकालना है। तो थर्ड स्टेप होगा हमारा डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म एन एल्कोहल। जो हमारा वाटर बाहर है, हम भी अब वहाँ तो एक्सेस में वाटर प्रेजेंट होगा रिएक्शन में, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं वो अटैक करेंगे H पॉजिटिव पे, और यहाँ से H पॉजिटिव बाहर निकाल के H3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। बचेगा क्या हमारे पास, एक अल्कोहल का फॉर्मेशन हमारे पास रह जाएगा। दोबारा समझते हैं क्या करा इसको रिएक्शन में। पहला स्टेप में हमने क्या करा, एल्कीन ने जो प्रोटोनेशन करा, एल्कीन ने प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, और एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास जनरेट हुआ है एक पॉजिटिव चार्ज कार्बोकैटायन। अब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भर भर के है, तो ऑक्सीजन ने क्या करा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट कर दी कार्बन के पास, या फिर हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करके अटैक कर दिया कार्बोकैटायन पे। जैसे ही ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन शेयर करे, ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन को हमें न्यूट्रलाइज कराना पड़ेगा। तो जो वाटर हमारा प्रेजेंट था और भी ज़्यादा रिएक्शन में, उसने H पॉजिटिव को यहाँ से बाहर निकाल लिया, और ये हमारा ऑक्सीजन जो हो गया न्यूट्रलाइज हो गया और कन्वर्ट हो गया हमारे पास एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप में। आई होप ये मैकेनिज्म समझ आया होगा, इजी मैकेनिज्म है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास ये आप खुद ट्राई करेंगे, प्रोपीन की रिएक्शन कराएंगे अगर H3 पॉजिटिव के साथ में हाइड्रोलिसिस कराएंगे एल्कीन की, तो जनरेट होगा यहाँ पे प्रोपेन 2 ओल का फॉर्मेशन होगा, प्रोपेन 1 ओल का नहीं होगा। मैकेनिज्म क्या होगा, कार्बोकैटायन यहाँ जनरेट होगा, क्योंकि यहाँ पे जनरेट होगा तो सेकेंडरी, अगर मैं इस कार्बन पे जनरेट करता हूँ तो ये होगा सेकेंडरी कार्बोकैटायन, अगर मैं यहाँ पे जनरेट करता हूँ तो ये होगा प्राइमरी कार्बोकैटायन। और सेकेंडरी की स्टेबिलिटी हमारी प्राइमरी से ज़्यादा होती है, इसलिए हमारा सेकेंडरी वाला ही क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, प्राइमरी वाला क्या होगा, माइनर। और ऑर्गेनिक में हमको जनरली मेजर प्रोडक्ट ही लिखना पड़ता है, तो मैंने माइनर को नहीं लिखा, वरना प्रोडक्ट तो यहाँ पर भी 2 बनेंगे, एक मेजर जो बनेगा सेकेंडरी से, एक माइनर बनेगा प्राइमरी कार्बोकैटायन से। अगली रिएक्शन हमारे पास बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये हमने यूज़ कर रखा है, हाइड्रोबोरेशन में यूज़ करते हैं BH3, लेकिन ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है, तो रहता है एज अ डाइमर, हमने इसको BH3 लिखा हुआ है। अगर हम इसको ओपन कर लें BH3 को, एक H को ऐसे दिखा देते हैं और एक BH2, तो यही हमने बुक में लिखा हुआ है। सबसे आसान तरीका बताता हूँ इसको सॉल्व करने का, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे रखो हाइड्रोजन, और इसको ये रिएजेंट रख लिया सामने। अब हमको चेक करना है कि कौन सा कार्बोकैटायन बनाना है। यहाँ पे बनाओ पार्शियल पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमको बनाना पड़ेगा कार्बोकैटायन ताकि हमारा स्टेबल बने। यहाँ पे बनेगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पर रहेगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि बोरोन रखता है अपने पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरोन से ज़्यादा होती है, इसलिए हाइड्रोजन पर रखा नेगेटिव चार्ज। ये हाइड्रोजन अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे, और ये वाला कार्बन अटैक करेगा इस वाले, तो नेगेटिव का बॉन्ड कैसे बनेगा, पॉजिटिव के साथ, यहाँ पर भी नेगेटिव का बनेगा पॉजिटिव के साथ। तो ऐसे इसको याद रख सकते हैं, तो कभी हमारा आंसर गलत नहीं होगा। यहाँ बचता है CH2, यहाँ लग गया हाइड्रोजन, और इधर लग गया हमारा BH2। अब हमको इस BH2 को हटाने के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, हमें यूज़ करना पड़ेगा H2O2, और साथ में लेंगे हम NaOH। इसको हम यूज़ करके क्या कर सकते हैं, जो ये BH लगा हुआ है ये कन्वर्ट हो जाएगा OH में, तो हमारा क्या हो जाएगा, एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब अगर हम ध्यान से देखें, अगर हमको प्रोपीन से बनाना है, ये भी प्रोपीन हमारे पास है, और यहाँ भी क्या है, ये प्रोपीन गिवन है इस वाले एग्जाम्पल में। तो अगर तो हमको बनाना है प्रोपीन से प्रोपेन 2 ओल, तो हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा, एसिड कैटालाइज H3 पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करानी पड़ेगी। लेकिन अगर हमको प्रोपीन से बनाना है प्रोपेन 1 ओल, लास्ट में क्या बन रहा है, प्रोपेन 1 ओल ही तो बन रहा है, तो प्रोपीन से प्रोपेन 1 ओल बनाने के लिए हमको यूज़ करना पड़ेगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसलिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि दोनों ही रिएक्शन अलग अलग प्रोडक्ट दे रही हैं, जबकि हम रिएजेंट सबस्ट्रेट जो है, ये सबस्ट्रेट होता है लेफ्ट साइड, सबस्ट्रेट सेम यूज़ करने पर भी हमारा अलग अलग प्रोडक्ट हमको देखने के लिए मिल रहा है। इसलिए रिएजेंट जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना। प्रोपेन 1 ओल के लिए क्या यूज़ करना है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीजन, और 2 ओल के लिए हमको यूज़ करना है H3O पॉजिटिव।
नेक्स्ट प्रिपरेशन है हमारे पास फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होता है हमारे पास, एल्डिहाइड और कीटोन्स को हम बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, बाकी किसी को भी हम कार्बोनिल कंपाउंड नहीं बोलते, ना ही एस्टर को ना ही कार्बोक्सिलिक एसिड को। सिर्फ इन दो कंपाउंड्स के लिए हम कार्बोनिल कंपाउंड यूज़ करते हैं टर्म। तो पहली रिएक्शन है, अगर एल्डिहाइड या फिर कीटोन दोनों के साथ सेम रिएक्शन चलेंगे हर रिएजेंट की ना, तो एल्डिहाइड और कीटोन के सामने अगर हम H2 डालते हैं और मेटल के रखते हैं पैलेडियम की जगह निकल भी यूज़ कर सकते हैं और कई जगह प्लेटिनम का यूज़ भी करते हैं। तो पैलेडियम, निकल, प्लेटिनम ये सब क्या करते हैं, जब भी हमको रिडक्शन करानी हो, हाइड्रोजिनेशन करानी हो, तो ये मेटल का यूज़ हम करते हैं। तो एल्डिहाइड या कीटोन के सामने हाइड्रोजन के साथ मेटल का यूज़ करा तो हमारे पास ये कन्वर्ट हो गया है RCH2OH में, और कीटोन जो है हमारा कन्वर्ट करेगा सेकेंडरी अल्कोहल में। यहाँ आ जाएगा OH और यहाँ H। तो एल्डिहाइड ने कन्वर्ट करा प्राइमरी अल्कोहल में, एल्डिहाइड की रिडक्शन होके प्राइमरी अल्कोहल, और कीटोन की रिडक्शन होके सेकेंडरी अल्कोहल हमको देखने के लिए मिल गया। अब रिडक्शन कराने के लिए हम एक रिएजेंट को और यूज़ कर सकते हैं जो कि है सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या होता है हमारे पास, एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट, और जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है हमारे पास, ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। कार्बोनिल कंपाउंड में से दोनों ही रिएजेंट काम कर जाएंगे, चाहे हम NaBH4 का यूज़ करें चाहे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का यूज़ करें। ये क्या करते हैं हमारे पास, जनरेट करके देते हैं H-, सोर्स ऑफ H- है ये दोनों रिएजेंट। अब हाइड्राइड जो निकल गया हमारा, H- होता है हमारे पास हाइड्राइड। ऑक्सीजन पर रहेगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और ये कार्बन पर रहेगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हमारे पास जनरेट हो गया। ये नेगेटिव चार्ज इस सेंटर पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन के बॉन्ड ऊपर जो है ओपन होंगे, जैसे कि दिखा रखा है। जनरेट होगा हमारे पास O-, और ये हाइड्रोजन मैंने सर्कल इसलिए लगा रखा है क्योंकि ये हाइड्रोजन हमारे पास कहाँ से आया, ये रिएजेंट से हमको देखने के लिए मिला। अब हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको चार्ज स्पीशीज़ बना के तो नहीं रखेंगे, हमको इस ऑक्सीजन को क्या कराना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज कराना पड़ेगा। तो हमको इसको एसिड का सोर्स देना पड़ेगा। तो बुक्स में या एग्जाम में H+ भी लिखा आ सकता है और H3O+ भी लिखा आ सकता है, दोनों ही क्या है हमारे पास H+ ही हैं। सोर्स ऑफ H+ हमने इसको दिया, ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा H+ पे और कन्वर्ट हो जाएगा OH में। जो प्रोसेस हुआ है, जो न्यूट्रलाइज कराने के जो रिएक्शन की प्रोसेस हुई, इसको हम बोलते हैं वर्कअप। लास्ट स्टेप में जनरली यूज़ होता है और हम बोलते हैं इसको वर्कअप। वर्कअप में सिर्फ हम जो चार्ज स्पीशीज़ होती है हमारी जितनी भी, उनको हम न्यूट्रलाइज कराते हैं। फाइनल हमारा मॉलिक्यूल एक अनचार्ज पार्टिकल या फिर एक न्यूट्रल कंपाउंड हमारे पास फॉर्म हो गया जो कि है अल्कोहल। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दोनों ही, एल्डिहाइड पे भी ऐसी रिएक्शन होगी और कीटोन पे भी सेम रिएक्शन होगी। अगर यहाँ अभी R ग्रुप लेंगे और H- का सोर्स यहाँ भी आएगा, अटैक करेगा इसके ऊपर, फिर नेक्स्ट टाइम में हम H+ को सोर्स देके इसको भी न्यूट्रलाइज करा लेंगे। ये एक बार नोटबुक पे आप खुद ट्राई करना। नेक्स्ट है हमारे पास रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है हमारे पास, RC+O OH है कार्बोक्सिलिक एसिड। COH को बोलते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे हम यूज़ करना पड़ता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। यहाँ पे अगर हम सोडियम बोरोहाइड्राइड का यूज़ करेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि पहले ही बताया था मैंने, ये एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड पे काम करता है। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हमको यूज़ करना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जो कि है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। काम ऐसे ही करेगा, H- है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, यहाँ पे अटैक होगा और थोड़ा इसका मैकेनिज्म जो है थोड़ा सा अलग चला जाता है, इसलिए ज़्यादा डीप में मैकेनिज्म में नहीं जाऊँगा। सेकंड स्टेप में H3O+ दिया है और H3O+ अभी बताया बिल्कुल लास्ट में हम क्यों यूज़ करते हैं, वर्कअप करने के लिए, ताकि हम सारी चार स्पीशीज़ को न्यूट्रलाइज करा पाएँ। दूसरा हमारा बेंजोइक एसिड का एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से फिर से हम रिएक्ट करेंगे और ये भी कन्वर्ट कर देगा CH2OH में। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर फंक्शनल ग्रुप होता है हमारे पास C+O। ये ऐसा हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे भी R होगा और यहाँ पर भी कोई R फंक्शनल ग्रुप होगा, ये हमारा बीच में फंसेगा। OH की जगह यहाँ पे देखो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है हमारे पास C+OH। अगर हम इस H को रिप्लेस कर दे एल्काइल ग्रुप से RC+OR, तो ये बन जाता है हमारा एस्टर फंक्शनल ग्रुप।
एस्टर्स की हाइड्रोलाइसिस हम दो तरीके से कर सकते हैं, एसिडिक मीडियम में भी हाइड्रोलाइज होता है ये, और बेसिक मीडियम में OH माइनस से भी हाइड्रोलाइज होता है। यहाँ पे वाटर अटैक करता है इस पोजीशन पे, फर्स्ट स्टेप में बॉन्ड ओपन होता है, सेकंड स्टेप में वापस जो नेगेटिव चार्ज है वापस आता है और ये OR2 वाला ग्रुप जाता है यहाँ से बाहर और बचता है हमारे पास RC डबल बॉन्ड OH, और ये जो येलो ग्रुप जो बाहर गया ये R2OH। ये मैकेनिज्म मैंने अच्छे से लेक्चर में करा रखे हैं, पर अभी वन शॉट चल रहा है तो थोड़ा इतना डिटेल में मैं नहीं जा पा रहा हूँ। तो एस्टर्स जो हमारे पास एसिडिक मीडियम में भी और बेसिक मीडियम में भी हाइड्रोलिसिस हो जाएंगे, सेम ही प्रोडक्ट मिलता है। बेसिक मीडियम में हमको यहाँ पे सॉल्ट मिल जाएगा बस कार्बोक्सिलिक एसिड का, फिर हमें इसको वर्कअप करा के इसको भी न्यूट्रलाइज कराना पड़ेगा, सोर्स ऑफ H पॉजिटिव देना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास ये RCOOH में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में COH आपने डायरेक्ट ऐसे भी लिख लिया तब भी गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम में वो, क्योंकि सेम ही हमारे पास जो है आंसर लगभग मिलता है। थर्ड है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन हमने पढ़ रखी है। यहाँ पे RCl प्लस Mg मेटल की अगर रिएक्शन कराते हैं तो RMgCl या RMgBr ये हमारे पास प्रिपेयर होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मेटल पे क्या रहेगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा और कार्बन पे रहेगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर भी लिखा है पार्शियल नेगेटिव रहेगा ऑक्सीजन पे और पार्शियल पॉजिटिव यहाँ पे कार्बन पे रहेगा। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हमारे पास क्रिएट है, ये नेगेटिव चार्ज आएगा अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, बॉन्ड ऑक्सीजन के वापस ओपन होंगे। ये R ग्रुप कहाँ से है हमारे पास, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अभी अभी हमने लगाया। ऑक्सीजन हो गया नेगेटिवली चार्ज, अभी बताया हमने कि क्या ऑक्सीजन को न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे हम, सोर्स ऑफ H पॉजिटिव उसको देना पड़ेगा, ये नेगेटिव चार्ज H पॉजिटिव पर अटैक करेगा, OH हमारे पास बन जाएगा और प्रोसेस का नाम है वर्कअप। ये हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पे हमारे पास एल्डिहाइड गिवन है, फिर से CH3 माइनस पार्शियल नेगेटिव रहेगा इसके ऊपर, ये अटैक करेगा इस सेंटर पे, बॉन्ड ओपन, बस फिर नेक्स्ट टाइम में हम न्यूट्रलाइज करा लेंगे और हमारे पास प्रिपेयर हो जाएगा एक OH विद 1 एक्स्ट्रा कार्बन, ये CH3। यहाँ पर भी एक एल्काइल ग्रुप एक्स्ट्रा आ गया हमारे पास। तो जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे हमें अगर एक कार्बन बढ़ाने की ज़रूरत पड़े, सामने हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन हो, तो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन जितनी मर्जी कार्बन को इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिपेंड करेगा। हम यहाँ पे CH3 की जगह कोई और कार्बन चेन यूज़ कर सकते हैं, इसलिए मैंने जनरली क्या लिखा था RMgX। R की जगह मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल कोई सा भी ग्रुप हम यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं और ऐड कर देता हूँ हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में। अगर हम एस्टर के सामने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का यूज़ करेंगे LiAlH4 तो H माइनस आएगा यहाँ पर और अटैक करेगा इस सेंटर पे, बॉन्ड होगा ओपन, फिर होगा क्लोज और ये जाएगा बाहर। तो पहले से कन्वर्ट होगा RC डबल बॉन्ड OH में, फिर क्या करेगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दोबारा आएगा H माइनस को सोर्स लेके, अब अटैक करेगा इस पे, बॉन्ड होगा ओपन, फिर क्लोज, मतलब क्लोज तो यहाँ नहीं होगा, तो R1COH और यहाँ H और यहाँ H हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा एल्कोहल में। और ये जो OR2 ग्रुप हमारा बाहर गया था OR2H और एक एल्कोहल हमारे पास ये भी आ जाएगा। इस रिएक्शन को भी एक बार बिल्कुल ट्राई करें। बस हमको करना क्या है, H माइनस का अटैक यहाँ करना है, पहले तो ये बॉन्ड ओपन, फिर क्लोज, ये बाहर, फिर हमारे पास क्या बना RC डबल बॉन्ड OH, हमारे पास एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड तो स्ट्रॉन्ग है, ये तो रुकने का नहीं, H माइनस फिर से भेजेगा यहाँ पे और एल्डिहाइड को भी क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा एल्कोहल में। तो हमारे पास क्या बन जाएगा R1CH2OH प्लस R2OH, 2 अल्कोहल हमारे पास फॉर्म हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे भी एक एल्कोहल एक कार्बोक्सिलिक एसिड हो रहा है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में ये दोनों ही क्या कर देगा, एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। अब हमको पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। हमने एल्कोहल्स की प्रिपरेशन तो पढ़ ली है, अब फिनॉल्स को कैसे बनाएंगे। तो पहली रिएक्शन हमारे पास फ्रॉम हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स क्या होते हैं हमारे पास, बेंजीन से डायरेक्टली अटैच हेलोजन्स, इनको बोलते हैं हेलो एरिन्स। एक्स से मेरा मतलब है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, सबको ही क्या बोलते हैं हम, हेलो एरिन्स। तो फिनॉल की प्रिपरेशन के लिए हम जनरली यूज़ करते हैं क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं। वैसे तो रिएक्शन ये फिजिबल नहीं होती, लेकिन हम काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे इसको कराना पड़ता है। 623 केल्विन से आइडिया लग रहा है हमको कि टेम्परेचर हमको बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है और प्रेशर भी 300 एटमॉस्फेयर है। हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेयर होता है जो हमारे ऊपर लग रहा होता है गैसेस के द्वारा, एटमॉस्फेरिक गैसेस के द्वारा।
उससे भी 300 गुना ज़्यादा प्रेशर हमको लगा के ये रिएक्शन प्रोसीड करानी पड़ती है। तो पहले तो NaOH क्या करेगा, ONA का फॉर्मेशन कर देगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ यूज़ करते हैं H3 पॉजिटिव भी करते हैं, और बुक्स में H2O भी लिखा होता है, कुछ भी हम यूज़ कर सकते हैं। हमें इस ऑक्सीजन को न्यूट्रलाइज कराना है, तो वाटर भी हमारा एसिडिक नेचर का होता है, ऑक्सीजन अटैक करेगा यहाँ पर और हमारा बन जाएगा क्या, OH। तो वैसे तो H3 पॉजिटिव हम जनरली यूज़ करते हैं और हमारा फिनॉल जो है ये बन जाता है। ये लास्ट स्टेप क्या है, वर्कअप वाला स्टेप है हमारे पास। तो अगर टेम्परेचर, अगर एग्जाम में याद ना है टेम्परेचर और प्रेशर, अगर ये कंडीशन तब की है जब याद ना है, तो हम लिख देंगे हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। अगर तो याद आ गया तब तो वेल एंड गुड है, पर अगर नहीं आया तब की कंडीशन है कि वेरी हाई टेम्परेचर और वेरी हाई प्रेशर लिख के आ जाओ। दूसरी प्रिपरेशन है हमारी फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये हमारे पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड, पर इसको भी हमको प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर हमारे पास एग्जाम में बेंजीन से पूछ लिया फिनॉल कैसे बनेगा, तो हम क्या यूज़ करेंगे, ओलियम का। ओलियम होता है हमारे पास H2S2O7, ओलियम इसका कॉमन नेम है। जैसे हमारे पास क्या होता है H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड, वैसे ही हमारे पास क्या होता है H2S2O7, और इसका कॉमन नेम क्या है, ओलियम। तो ओलियम के साथ रिएक्ट करके हमारे पास प्रिपेयर होता है पहले बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, NaOH का यूज़ करेंगे। सेकंड स्टेप में हमने वापस से दिख रहा है हमको वर्कअप करा रखा है H पॉजिटिव का सोर्स देकर। तो ये हो गया हमारे पास प्रिपरेशन क्या, फिनॉल का। थर्ड है हमारे पास फ्रॉम डाई एजोनियम सॉल्ट। एनिलीन ये होता है हमारे पास N2Cl होता है, डाई एजोनियम सॉल्ट, या फिर बेंजीन, यहाँ पे बेंजीन है तो बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट। इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, ये हमारे पास लिया है एनिलीन, इसका कॉमन नेम है एनिलीन। क्वेश्चन में या बुक्स में इसी नाम से आएगा, एग्जाम में भी इसी नाम से पूछे गए। एनिलीन की रिएक्शन कराते हैं हम NaNO2 और HCl के साथ। ये कन्वर्ट होता है हमारे पास N2 पॉजिटिव Cl माइनस में। ये हमारे पास सॉल्ट की फॉर्मेशन हो चुका है N2 पॉजिटिव Cl माइनस। साथ में हमको लगाना है H2O वार्म, थोड़ी बहुत हीट कंडीशन देनी है इसको, और ये डायरेक्टली ईजिली, बहुत ईजिली हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिनॉल में। और गैस कौन सी बाहर निकलती है यहाँ से, नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है। बोर्ड्स में क्वेश्चन आ रखा है ये कि जब हम ऐसे N2Cl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कौन सी गैस बाहर निकलती है हमारे पास, तो गैस निकलती है हमारे पास N2 पॉजिटिव। यही इसका क्या होता है, डिराइविंग फोर्स होता है रिएक्शन का। जहाँ पर भी गैस हमारी फाइनल स्टेप में निकलती है बाहर, वो रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स होता है, क्योंकि एंट्रोपी यहाँ इंक्रीज करती है। नेक्स्ट हमारे पास फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन क्या होता है हमारे पास, अगर हम टॉल्यूइन को देखते हैं, टॉल्यूइन होता है हमारे पास CH3। इसके पास 3 हाइड्रोजन है। अगर हम इसकी 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं CH3 के साथ, मिथाइल ग्रुप के साथ, जैसे कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर चुके हैं और उसकी जगह लगाया दिया है CH3 ग्रुप, 2 मिथाइल ग्रुप हमारे लग गए हैं और 1 हाइड्रोजन हमारी ऐसे ही है। इसकी रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, O2 के साथ। ये ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट होती है, एयर में ही हमारे पास प्रेजेंट होती है। एयर के साथ ही ऑक्सीजन से रिएक्ट करके यहाँ फॉर्मेशन कर देता है, इंसर्ट हो जाएगी दोनों ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या कर देना है, इंसर्शन कर देना है। नेक्स्ट टाइम में जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, अच्छा ये स्टेप वर्कअप नहीं है, H पॉजिटिव H2 पॉजिटिव, इसको H3 पॉजिटिव भी लिखेंगे इसको, तो ये वर्कअप नहीं है। वर्कअप कब बोलेंगे, जब हमको सिर्फ 4 स्पीसीज को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। यहाँ पर वाटर क्या है, एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है रिएक्शन में, इसलिए ये वर्कअप नहीं है हमारे पास। इसको क्या बोलेंगे हम, हाइड्रोलिसिस। जहाँ पे वाटर हमारा एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, उसको रिएक्शन को बोलते हैं हम हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। हाइड्रोलाइज होगा और कन्वर्ट होगा किसमें, ये होगा फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। और बाई प्रोडक्ट क्या होता है हमारे पास इस रिएक्शन का, एसीटोन होता है। ये क्वेश्चन इसने बोर्ड में पूछ रखा है पहले। जनरली हम क्या याद रखते हैं, मेजर प्रोडक्ट हर रिएक्शन का याद रख लेते हैं, लेकिन उसने पूछा था कि जब क्यूमीन से हम फिनॉल में प्रिपेयर करते हैं तो फाइनल में बाई प्रोडक्ट हमारा क्या निकलता है। उसने ऑप्शन में एसीटोन भी गिवन था, MCQ में पूछ रखा था ये, लेकिन बच्चों को याद नहीं आया क्योंकि सब ने फिनॉल याद करके जा रखे थे। तो ध्यान रखना क्यूमीन में जो बाई प्रोडक्ट है ये एसीटोन हमारे को मिलता है। नेक्स्ट है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स, देखो जैसे अगर कंपेयर करते हैं हम CH3OH या CH3CH2OH या प्रोपेनॉल CH3CH2CH2OH, यहाँ पे 3 अल्कोहल बना दिया मैंने। जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ती है, यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन है, तो बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेज, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज।
तो प्रोपेनॉल का ज़्यादा होगा इथेनॉल से, इथेनॉल का ज़्यादा होगा मिथेनॉल से। तो सबसे कम किसका होगा? मिथेनॉल वाले का ही होगा सबसे कम, इससे ज़्यादा होगा इथेनॉल वाले का। तो जितनी कार्बन चेन बढ़ती चली जाएगी उतना ही हमारा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करता चलेगा, क्योंकि हमारा वंडर वाल फोर्सेस जो है इंक्रीज़ करती चली जाती हैं। और जैसे वंडर वाल फोर्सेस इंक्रीज़ करेगी बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर हम ब्रांचिंग कर देना स्टार्ट कर दें, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, जैसे हमने लीनियर चेन बना रखी है 4 कार्बन की और OH फंक्शन ग्रुप हमारा लगा हुआ, तो अल्कोहल ही है हमारे पास। यहाँ पर हमने क्या ले रखा है? ब्रांचिंग कर दी स्टार्ट कर दी। कार्बन यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी कार्बन 4 हैं, लेकिन ब्रांचिंग से क्या होता है? हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करना स्टार्ट कर जाता है। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है हमारे पास लीनियर चेन वाला, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा देन कंपेयर टू दिस, इसका होगा कम। रीज़न क्या होता है? हमारे पास ब्रांचिंग करते साथ हमारे जो सरफेस एरिया है वो डिक्रीज़ करना स्टार्ट करता है। सरफेस एरिया डिक्रीज़ करता है तो वंडर वाल फोर्सेस भी डिक्रीज़ करती हैं, और वंडर वाल फोर्सेस डिक्रीज़ करेगी तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज़ करेगा। जितना ज़्यादा वंडर वाल फोर्सेस उतनी ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, जितनी कम वंडर वाल फोर्सेस उतना कम बॉइलिंग पॉइंट। अब हमको नेक्स्ट कंपेयर करना है। अगर कंपैरिजन आ जाता है एग्जाम में, इथेनॉल और मिथॉक्सीमीथेन दोनों में ही कार्बन कितने? 2 कार्बन है, और हाइड्रोजन कितने? 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। तो सेम बिल्कुल फॉर्मूला है हमारे पास, बस स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है। तो किसका ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट? तो इथेनॉल में क्या होता है हमारे पास? ये इथेनॉल है मॉलिक्यूल बना रखा है। अगर मैं इसको सही से बनाता हूँ दूसरे उसमें, तो CH3 CH2OH, और यहाँ पे एक दूसरा मॉलिक्यूल बनाता हूँ मैं CH2 CH3। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पे होती है एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इथेनॉल में हमारे पास क्या है देखने के लिए मिल रहा है हमको? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल में, इस मॉलिक्यूल अलग है और ये वाला मॉलिक्यूल अलग है। जब 2 अलग मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने के लिए मिलती है हमको, तो उसको बोलते हैं हम इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहाँ भी हमारे पास इंक्रीज होती है, दिखती है हमारे को, तो वो क्या होती है? वंडर वाल फोर्सेस ही कंसीडर करो उसको भी। वंडर वाल फोर्सेस क्या होगी? बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हमारे, और जैसे ही वंडर वाल फोर्स इंक्रीज़ हुए बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या हुआ? इंक्रीज़ हो गया। ईथर के केस में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है हमारे पास, तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा कम हो जाएगा। तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट मिथॉक्सीमीथेन से ज़्यादा क्यों है? तो सीधा आंसर लिखना है, इथेनॉल के पास क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मिथॉक्सीमीथेन के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। और जहाँ भी कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है उसका बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली इंक्रीज करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स और फिनॉल्स। अगर हम चेक करना चाहें कि एल्कोहल हमारे पास एसिड है या बेस है, तो कैसे चेक करते हैं? एल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे हम मेटल के साथ में, जो भी हमारे को क्या करेगा? H पॉजिटिव दे देगा बाहर, वो हमारा होता है एसिड। जनरली तो हमने ऐसे ही पढ़ा है। तो यहाँ से क्या होगा? हाइड्रोजन जाएगा बाहर, सोडियम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। मतलब एग्जैक्ट मैकेनिज्म में तो नहीं घुस रहा हूँ मैं, पर एल्कोहल क्या करता है? सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेगा RO- Na पॉजिटिव, और हाइड्रोजन गैस जाएगी यहाँ से बाहर। इसलिए हमको 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ से जाएगी और एक हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल से। दोनों हाइड्रोजन कंबाइन होंगे और H2 गैस बना के निकलेगी बाहर, और हमारे पास सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको क्या बोलते हैं? हम बेस बोलते हैं। और ये एल्कोहल इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है, तो जो एक्सेप्ट करता है उसको हम बोलते हैं एसिड। तो हमारे पास एल्कोहल यहाँ हुआ एसिड, और जिसने हम डोनेट किया वो हुआ बेस। यहाँ पे अर्हेनियस वाला कॉन्सेप्ट H पॉजिटिव भी चलता है, पर वहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ेगा NaOH, वो दूसरी रिएक्शन है। पर यहाँ सोडियम मेटल के साथ हमको इस ढंग से देखना पड़ेगा। सेम विद फिनॉल। फिनॉल के साथ क्या करेंगे? हम सोडियम मेटल की रिएक्शन करेंगे, ये भी हमारे पास O- Na पॉजिटिव, इसका नाम होता है फिनॉक्साइड आयन। ये फिनॉक्साइड आयन कब होता है? जब होता है हमारे पास O-। यहाँ पे Na भी प्रेजेंट है हमारे पास, तो इसको हम बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। हाँ, इसको मिटा देते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड। या फिर इसका दूसरा नाम भी अगर हम बोलें तो बोलेंगे सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉल, इसको ऐसे भी हम बोल सकते हैं। और ये हो जाएगा हमारे पास सोडियम एल्कोक्साइड। एल्काइल ग्रुप होगा, अगर मिथाइल होगा तो सोडियम मिथॉक्साइड, अगर आर की जगह इथाइल होगा तो सोडियम इथॉक्साइड, प्रोपाइल होगा तो सोडियम प्रोपैक्साइड।
अच्छा, अगर हम इसकी रिएक्शन दूसरी रिएक्शन पूछ लेते हैं अगर वो एग्ज़ाम में, तो अगर हम दोनों की रिएक्शन किससे करेंगे, NaOH के साथ करेंगे, तो NaOH क्या रहेगा, Na पे पॉजिटिव, OH पे माइनस, ये अटैक करेगा इस H पॉजिटिव पे और कन्वर्ट हो जाएगा RO माइनस Na पॉजिटिव प्लस H2O। ये हमारा क्या बन गया, सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया। ये एसिड और ये बेस, एसिड प्लस बेस रिएक्ट करके बनाते हैं सॉल्ट को और बाहर जाता है हमारा वाटर। यही सेम रिएक्शन क्या होगी, फिनॉल के साथ भी होगी। अगर एग्जाम में पूछ लेता है कि कोई दो रिएक्शन बताओ फिनॉल्स की एसिडिटी चेक करने के लिए, तो एक बार उसकी रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करा देना, एक बार सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा देना, और हमारा जो सेम रहेगा, यहाँ बस हाइड्रोजन निकलेगी। NaOH के केस में यहाँ H2 निकलेगा हाइड्रोजन की जगह, और सोडियम मेटल के केस में हाइड्रोजन निकलेगी। ये एरो मतलब है हाइड्रोजन गैस जो है रिएक्शन से बाहर गई। यहाँ पे जो एरो लगा रखे ना मैंने, इसका मतलब है गैस जो है रिएक्शन से एस्केप आउट करी है। अब हमको चेक करना है कंपैरिजन ऑफ एसिडिटी ऑफ अल्कोहल प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में। कभी भी हमको एसिडिटी अगर चेक करनी हो, वैसे तो याद रखना कि प्राइमरी की सबसे ज़्यादा होती है, सेकेंडरी की सबसे कम और टर्सरी की सबसे कम। लेकिन कभी भी हमको बाकी कंपाउंड में हो सकता है एग्जाम में कुछ और दे दे, किसी की भी एसिडिटी अगर चेक करनी है तो हमको क्या करना है, सबसे पहले उसके कॉन्जुगेट बेस बना लेने। कॉन्जुगेट बेस मतलब यहाँ से H पॉजिटिव को बाहर निकालो और हमारे पास जनरेट करो RCH2O माइनस। यहाँ से मैंने H पॉजिटिव को बाहर निकाल दिया तो ऑक्सीजन पे है नेगेटिव चार्ज। दूसरा है हमारे पास CH और यहाँ पर भी एक O माइनस का क्रिएशन कर दिया, यहाँ पर R और O माइनस। अब हमारे पास जो कॉन्जुगेट, ये सारे क्या हैं, कॉन्जुगेट बेस, इसको लिखता हूँ कॉन्जुगेट बेस ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, कॉन्जुगेट बेस ऑफ टर्सरी अल्कोहल। ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी और ये टर्सरी। अब हमको चेक करना है स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा स्टेबल होगा हमारे पास जिस भी कॉन्जुगेट बेस में, उसका जो कंपाउंड होगा, जो मतलब जो हमने स्टार्टिंग में लिया था, वो ज़्यादा है एसिडिक होगा हमारे पास। अगर हम 1 और 2 में कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे हम देखें इसको HO माइनस, इस नेगेटिव चार्ज से जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाएगा उतनी एसिडिटी बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक कार्बन है, इसके साथ एक R ग्रुप लगा हुआ है और 2 हाइड्रोजन है, और ये R ग्रुप भी क्या कर रहा होगा, प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन की तरफ पुश कर रहा होगा। यहाँ पे पहले ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है और हमारे पास और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखने के लिए मिल रही है, तो ये नेगेटिव चार्ज जो है अनस्टेबल होना स्टार्ट हो जाएगा हमारे पास। दूसरे केस में क्या है हमारे पास, अब यहाँ पे 2 R ग्रुप आ गए हमारे पास। अब ये नेगेटिव चार्ज पहले ही इलेक्ट्रॉन रिच है, ऊपर से पहले तो एक ही R दे रहा था, अब दूसरा R भी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है, तो नेगेटिव चार्ज और अनस्टेबल हो गया। ठीक है, ऐसे ही थर्ड केस में हमारे पास, थर्ड केस में तो 3 R ग्रुप है हमारे पास, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भर भर के इस कार्बन पे, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो ये केस में तो अनस्टेबल सबसे ज़्यादा ये वाला है। इसलिए एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा, प्राइमरी सबसे ज़्यादा। अब भले ही अनस्टेबल तो ये भी है पर लेस स्टेबल इनके कंपैरिजन में, तो फिर भी ज़्यादा स्टेबल है ये। तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस अगर मैं लिखूँ तो फर्स्ट वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर सेकंड वाला और लास्ट में थर्ड वाला। ये कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी है हमारे पास, मतलब नेगेटिव चार्ज भी ज़्यादा स्टेबल है हमारे पास। उसका जो कंपाउंड है पहले वाला, उसको बोलेंगे हम ज़्यादा एसिड। तो ये वाला फर्स्ट वाला ज़्यादा एसिडिक हो गया, फिर सेकंड वाला और फिर थर्ड वाला। तो हमको एसिडिटी ऐसे चेक करनी है। फॉर एग्जांपल एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ, अगर वो चेक करने के लिए बोले कि इथेनॉल में CH3 CH2OH, इथेनॉल में और फिनॉल में करा दिया अगर वो चेक एसिडिटी। अब अगर पूछ ले कि इसमें से कौन ज़्यादा एसिडिक है, अब हमको क्या करना है, दोनों के क्या करने हैं, कॉन्जुगेट बेस बना लेने हैं। इसका क्या होगा, CH3 CH2O माइनस, इसका बना लिया, और अब हम इसको बना लेंगे। इसका जो नेगेटिव चार्ज है फिनॉल वाले का, ये कैसे स्टेबलाइज है, रेजोनेंस इसको जो है स्टेबलाइज कर रहा है, पूरी रिंग पे रेजोनेंस घूमता चला जाएगा। इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे हम। अगर एग्जाम में आएगा ना इन दोनों में एसिडिटी कंपेयर करो, तो हमको इसके सारे स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। अभी मैं नहीं बना रहा हूँ, बस मैं बता रहा हूँ कि नेगेटिव चार्ज जो है रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज है, और यहाँ पर कोई भी रेजोनेंस हमको देखने के लिए मिल नहीं रहा। तो ये फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल है इथेनॉल के कॉन्जुगेट बेस से, तो एसिडिटी ऑफ फिनॉल विल बी ग्रेटर देन एसिडिटी ऑफ इथेनॉल, ये भी ध्यान रखना।
एक एग्जांपल और देता हूँ, अगर इथेनॉल CH3CH2OH इसमें कंपेयर करा ले और कार्बोक्सिलिक एसिड में, इथेनोइक एसिड में CH3C डबल बॉन्ड OOH यहाँ पर करा ले, तो इसकी कॉन्जुगेट बेस बनाने पहले यहाँ पर भी O-, यहाँ पर भी O-। वैसे तो एसिडिटी वाला कंपैरिजन जो होता है एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे निकालते हैं हम, पर हमारे पास कुछ मेथड हैं जो हम कुछ मॉलिक्यूल्स की चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज कैसा है, रेजोनेंस से स्टेबलाइज है, यहाँ पर फिर रेजोनेंस नहीं है हमारे पास, तो ये वाला कॉन्जुगेट बेस हमारा ज़्यादा स्टेबलाइज है, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा ज़्यादा एसिड होता है किससे, इथेनॉल से। तो ये बात भी जो है ध्यान रखना, जब भी एसिडिटी का चेक करना होगा हमको कंपैरिजन, वहाँ पर हम कर सकते हैं। एक एग्जांपल और समझ लेते हैं, अगर एसिडिटी का चेक करना पड़े फिनॉल में और किस में, पैरा नाइट्रोफिनॉल में NO2। अब हमें अगर इसको बताना है कि 1 वाले में और 2 वाले में कौन ज़्यादा एसिडिक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसका दोनों को नेगेटिव चार्ज बना लेंगे, कॉन्जुगेट बेस बना लिया हमने। अब रेजोनेंस तो यहाँ पर भी है और रेजोनेंस यहाँ पर भी है, लेकिन 2 वाला हमारा ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेंजीन में एक पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, और नाइट्रो ग्रुप क्या करता है, -M इफेक्ट लगाता है, और -M इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा हमारे पास स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है, जो कि नेगेटिव चार्ज को बहुत ही ज़्यादा और अच्छे से स्टेबलाइज करता है। इसलिए सेकंड की हमारी क्या होगी, एसिडिटी 2 डिग्री नहीं, सेकंड की एसिडिटी हमारी 1 से ज़्यादा होगी। जितने तुम नाइट्रो ग्रुप इसमें लगाते चले जाओगे, उसकी एसिडिटी बहुत ही इंक्रीज़ करती चली जाएगी। ये बात भी ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जहाँ पर भी अटैच होते चले जाएंगे, कंपाउंड की एसिडिटी इंक्रीज़ करती चली जाएगी। तो यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर द एसिडिटी ऑफ इथेनॉल एंड फिनॉल। ये तो मैंने करा ही दिया है, कंपेरिजन कैसे करना है आप एक बार इसको खुद भी जो है अपनी नोटबुक पर ट्राई करके ज़रूर देखना। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स को हम बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, अब तो कार्बोक्सिलिक एसिड पहचान में आ रहा होगा, और हम यूज़ करते हैं एसिड मीडियम का। एसिडिक कौन सा यूज़ करते हैं हम एसिड का यूज़ करते हैं H2SO4 या फिर H3PO2 का भी यूज़ करते हैं। ये क्या होता है हमारे पास, डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम इनको बोलते हैं। ये क्या करते हैं, रिएक्शन से वाटर को निकालते हैं बाहर। तो यहाँ से एक H को पकड़ेगा ये और एक OH को पकड़ेगा, ये कंबाइन होके जाएंगे बाहर, और बचा हुआ मॉलिक्यूल हमारा क्या हो जाएगा, कंबाइन कर देना है हमने, और फॉर्मेशन हो जाएगा हमारे पास एस्टर का। ये हमारे पास एस्टर फंक्शन ग्रुप है, OC⋅OR हमारे पास एस्टर है। दूसरी रिएक्शन हमारी एस्टर की, अगर हम अल्कोहल को क्या करते हैं, एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराते हैं। एनहाइड्राइड के हमारे पास C⋅O, ये वाला जो ग्रुप है ये होता है एनहाइड्राइड हमारे पास। मीडियम वापस क्या लेंगे, H2SO4 का यूज़ करेंगे। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, वो अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, बॉन्ड होंगे ओपन, और यहाँ क्रिएट होगा O- ऐसे। नेक्स्ट टाइम में नेगेटिव चार्ज वापस जाएगा, तो मैं इसको क्या लिखता हूँ, यहाँ से नेगेटिव चार्ज वापस यहाँ गया, एक स्टेप में दिखा रहा हूँ मैं, वापस गया, और ये वाला जो ग्रुप है ये गया बाहर, और हमारे पास क्या फॉर्मेशन हुआ, जो ये वाला ग्रुप बाहर गया R2C⋅O वाला, ये पूरा ग्रुप बाहर कौन सा गया, ये वाला ग्रुप R2C⋅O-, R2C⋅O-। वर्कअप करा के हमने H पॉजिटिव देके इसको न्यूट्रलाइज करा लिया होगा, H पॉजिटिव का सोर्स देके, तो ये बन गया R2COOH। और ये जो ऑक्सीजन ने अटैक किया था यहाँ पे अटैक किया था, ये ग्रुप बाहर गया था, R2C⋅O-R1 ऐसे बनना चाहिए था, यहाँ R2 आएगा और यहाँ आएगा R1। ये हमारा जो है प्रिपेयर हो जाएगा एस्टर। दूसरा है हमारे पास अल्कोहल की, अगर हम रिएक्शन कराते हैं R2COCl के साथ, और हम बेस यूज़ करेंगे पिरिडीन। बेस है ये हमारे पास, अच्छा बेस है, लेकिन हम यहाँ पे OH- भी हमारे पास बेस है, वो हम यहाँ यूज़ नहीं कर सकते। OCH3- हम भी यूज़ नहीं कर सकते। हमको ये सारे कैसे हैं, न्यूक्लियोफिलिक बेस हैं। ये OH- क्या करेगा, पहले ही अटैक कर देगा यहाँ पे इसको बाहर, और Cl को यहाँ बाहर निकाल देगा। तो हमको ऐसा बेस चाहिए जो इस वाले सेंटर पे अटैक ना करे। तो पिरिडीन हमारे पास क्या होता है, एक नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस होता है। तो बेस को भी चुनना हमको बहुत ध्यान से पड़ता है रिएक्शंस में। पिरिडीन का बेस क्या करेगा, यहाँ से H पॉजिटिव को बाहर निकालेगा, जनरेट होगा हमारे पास RO-। अब ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा यहाँ पर, पहले बॉन्ड ओपन फिर क्लोज,
और Cl गया यहाँ से बाहर, फॉर्मेशन हो जाएगा हमारे पास एस्टर का। तो बेस का ध्यान रखना, सिर्फ पिरिडीन ही यूज़ करेंगे हम, या कोई और नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस आपको पता है हम उसका भी यूज़ कर सकते हैं, पर OH और OCH3- एल्कोक्साइड वगैरह इनका यूज़ नहीं करेंगे हम। नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारी, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एस्पिरिन हमको प्रिपेयर करनी है। एस्पिरिन हमारे पास पेन किलर के नाम से भी है कि एग्जाम में, मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा, पेन किलर की जगह यूज़ करना होता है, वहाँ एस्पिरिन खा रहे होते हैं सब। तो एस्पिरिन पेन किलर ही हमारे पास। कार्बोक्सिलिक एसिड है गिवन और एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है। बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे अगर हम क्या लगा दें, हाइड्रोक्सी ग्रुप, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। कॉमन नेम है इसका सैलिसिलिक एसिड, और सामने हम ले लेते हैं एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड कौन सी, एसिटिक एनहाइड्राइड, इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। ऑक्सीजन के लोन पर क्या करेंगे, अटैक करेंगे इस कार्बन सेंटर पे, बॉन्ड ओपन फिर क्लोज, और ये ग्रुप जाएगा बाहर। हमारे पास क्या लगेगा, इस ऑक्सीजन के पास ये ग्रुप जो है अटैच हो जाएगा OCO-CH3, ये हमने लगा दिया OCO-CH3। इसी को बुक में ऐसे लिखा रहता है OCO-CH3, यही हमारे पास क्या है, एस्पिरिन। दोबारा देखो मैकेनिज्म, ऑक्सीजन के लोन पर इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेंगे, बॉन्ड ओपन क्लोज, और ये गया बाहर। ओपन मतलब ऐसे होगा, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा होगा, जब मैं लिख रहा हूँ ना ओपन, तो ओपन मतलब O- बनेगा ये बॉन्ड में। फिर क्लोज मतलब ऐसे नेगेटिव चार्ज वापस आएगा और ये बॉन्ड जाएगा बाहर। वापस जब आएगा तो यहाँ वापस से डबल बॉन्ड O बन जाएगा और ये ग्रुप जाएगा बाहर हमारे पास। फाइनल हमारे पास क्या प्रिपेयर हो जाएगा, एस्पिरिन। और एस्पिरिन का जो IUPAC नेमिंग मतलब दूसरा नाम, IUPAC नेमिंग तो नहीं है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। COCH3 को हम बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप। COCH3 होता है हमारे पास एसिटाइल ग्रुप। इसको हमने फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन या एसाइलेशन दोनों में हमने नाम बोला है इसका नाम एसाइल भी होता है और एसिटाइल भी होता है, और किसी भी नाम से इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ऑक्सीडेशन करना है एल्कोहल का, दो तरीके से कर सकते हैं हम। एक तरीके तो हम यूज़ कर सकते हैं PCC और CrO3। ये हमारे पास क्या है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारे पास दोनों ही। ये करेंगे प्राइमरी अल्कोहल को तो कन्वर्ट करेंगे एल्डिहाइड में, और सेकेंडरी अल्कोहल को ये कन्वर्ट करेंगे किसमें, कीटोन में। लेकिन अगर हम लेते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि KMnO4 और H पॉजिटिव, मतलब एसिडिक मीडियम में भी ले सकते हैं इसको, या फिर बेसिक मीडियम में OH के साथ भी इसको ले सकते हैं। और दूसरा रिएजेंट हमारा K2Cr2O7, H पॉजिटिव के साथ भी ले सकते हैं और बेसिक मीडियम में भी ले सकते हैं। दूसरा होता है हमारे पास जोन्स रिएजेंट, एक अलग रिएजेंट है हमारे पास जोन्स रिएजेंट। ये भी सब क्या करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करेंगे, डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो RCH2COOH कन्वर्ट हो जाएगा इसमें RC डबल बॉन्ड OH में। दूसरा एग्जांपल सेकेंडरी अल्कोहल का है। सेकेंडरी अल्कोहल के सामने PCC डाला, CrO3 डाला, तो ये कन्वर्ट हो गया कीटोन में। और कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना थोड़ा दिक्कत वाली बात होती है कि इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग देखनी पड़ती है हमको, बॉन्ड्स टूटते हैं और काफ़ी विगनस कंडीशन अब इसको प्रोवाइड करनी पड़ती है तब जाके होता है। तो जनरली कीटोन की ऑक्सीडेशन हम पढ़ते नहीं हैं। दूसरा एजेंट हमें यूज़ करना पड़ेगा कॉपर। कॉपर क्या करेगा, कॉपर मेटल टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई रखना पड़ा है हमको। प्राइमरी अल्कोहल को तो ये कर देगा एल्डिहाइड में। सेकेंडरी मतलब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये काम करेगा। सेकेंडरी अल्कोहल को भी कर देगा ये कीटोन में, प्राइमरी को एल्डिहाइड में, सेकेंडरी को कीटोन में। लेकिन अगर इसके सामने लिया है टर्सरी अल्कोहल, तब ये क्या करेगा, तब ये रिडक्शन कर देगा। तब ये ऑक्सीडेशन नहीं करके क्या करेगा, रिडक्शन कर देगा। रिडक्शन प्रेफर करेगा। यहाँ से H ऐसे होगा ना, CH2 और इस कार्बन पे एक H ऐसे होगा। ये H यहाँ जाएगा, यहाँ से वाटर जाएगा बाहर, प्लस वाटर हमारा जाएगा बाहर, और फॉर्मेशन हो जाएगा हमारा एल्कीन की। तो ये इंपॉर्टेंट केस है थोड़ा, जहाँ भी थोड़े एक्सेप्शन से दिखने लगे वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। टर्सरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन में जाता नहीं है, कॉपर क्या करता है, ऑक्सीडेशन में नहीं जा रहा है, चलो ठीक है रिडक्शन ही कर देते हैं इसका, और हाई टेम्परेचर पे ये वाटर बना के बाहर इसको निकाल देगा। इसका हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन। OH के हमने क्या बनाए, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाए। तो हमने देखा ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, फिर पैरा पे आ रहा है, फिर वापस ऑर्थो पे आ रहा है।
तो इसके सामने अगर हम इलेक्ट्रोफाइल लाएंगे तो ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कर देगा। मतलब कि OH हमारा जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग फंक्शनल ग्रुप है। पहले करते हैं नाइट्रेशन। अगर हम क्या करते हैं, नाइट्रेशन कराने के लिए हमको यूज़ करना पड़ता है वैसे कंसनट्रेटेड HNO3 प्लस हमको यूज़ करना पड़ता है कंसनट्रेटेड H2SO4। लेकिन हमारा जो OH होता है ये इतना हाईली रिएक्टिव होता है, बेंजीन रिंग की एक्टिवेशन इतनी ज़्यादा कर देता है कि डाइल्यूट HNO3 पे डालने पर ही हमारे पास दो प्रोडक्ट, एक ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और एक पैरा नाइट्रोफिनॉल हमको दे देता है। दूसरा है हमारे पास द ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन क्या होता है, हमारे पास एक मिक्सचर में हम ऑर्थो और पैरा दोनों को रखेंगे, नीचे से हीट करना स्टार्ट करेंगे, एक जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो ऊपर उड़ जाएगा, इसको दूसरे कंटेनर में यहाँ कलेक्ट कर लेंगे हम। जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा या फिर जो नॉन वोलेटाइल होगा या कम वोलेटाइल होगा वो इस कंटेनर में रह जाएगा, उड़ जाएगा जो इस कंटेनर में चला जाएगा। तो बोल रहा है इस मेथड से हम इन दोनों को सेपरेट आउट कर सकते हैं। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलेटाइल ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मैंने जो बोला ऊपर वाला जो उड़ेगा पहले कौन, जो ऊपर कलेक्ट करेंगे वो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो वाला प्रोडक्ट हमारा पहले उड़ जाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है कम। क्यों? क्योंकि उसमें होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि पैरानाइट्रोफिनॉल में क्या होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है, हमारे पास दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, और इंट्रामोलिकुलर में सेम मॉलिक्यूल, ये इसी मॉलिक्यूल के बीच में एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के बीच में हमको इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने के लिए मिल रही है। ये OH है हमारे पास और ये नाइट्रो ग्रुप है। नाइट्रो ग्रुप का नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे, ये अट्रैक्ट करता है H पॉजिटिव को, इनके बीच में एक अट्रैक्शन है, बस इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप का OH है, O- है, और दूसरा OH के बीच में क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ अलग मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, इसलिए इसको बोलेंगे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जैसे ये मॉलिक्यूल उड़ना चाहेगा ऊपर, ये दूसरा मॉलिक्यूल इसको पकड़ के रखेगा, जैसे ये उड़ना चाहेगा वैसे ही तीसरा मॉलिक्यूल इसको पकड़ के रखेगा, तो एक चेन सी बन जाती है, ये एक दूसरे को उड़ने नहीं देते, तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या करता है इंक्रीज करता है। लेकिन यहाँ इंटरमोलिकुलर केस में इंट्रामोलिकुलर केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है पर दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में एग्जिस्ट नहीं करती, इस कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है कम और ये जल्दी वॉलेटाइल नेचर का होता है। पहले ही हीट करते ही ये जो है रिएक्शन से बाहर जाना चाहेगा, ये उड़ना स्टार्ट कर देगा, ये रिएक्शन में बचा रहेगा नीचे बीकर में। तो यही बस बता रही थी फ़र्क कहाँ का आता है, इंट्रामोलिकुलर का रीज़न और इंटरमोलिकुलर है इसके पीछे का रीज़न। नेक्स्ट है, अगर हमने इसके सामने गलती से कंसनट्रेटेड H2NO3 डाल दिया है फिनॉल के सामने, डाइल्यूट के सामने, तो इसने दो प्रोडक्ट नहीं हमारे पास ऑर्थो और पैरा डाइल्यूट HNO3 में। लेकिन अगर हम डाल देते हैं कंसनट्रेटेड HNO3 तो ये तीनों पोजीशन पे ही क्या करता है नाइट्रेशन कर देता है। नाइट्रेशन मतलब एडिशन ऑफ NO2 ग्रुप इज कॉल्ड नाइट्रेशन रिएक्शन। तो इसका जो नाम है वो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 3 नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं और फिनॉल तो हमारे पास ये है ही। कॉमन नेम है इसका पिक्रिक एसिड, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, एग्जाम में इसी नाम से आएगा ये क्वेश्चन कि फिनॉल से प्रिपेयर करो पिक्रिक एसिड को, तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा कंसनट्रेटेड HNO3, ये हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास हेलोजिनेशन, एडिशन ऑफ हेलोजन इज कॉल्ड हेलोजिनेशन। फिनॉल की रिएक्शन कराएंगे हम Br2 क्या होता है, ब्रोमीन होती है हमारे पास गैस, इसको हमने डिजोल्व करा रखा होता है वाटर के अंदर, तो हो सकता है एग्जाम में Br2 + H2O भी दे दे, और हो सकता है सिर्फ ये Br2 भी मेंशन करके दे दे, और हो सकता है ये Br2 की जगह ब्रोमीन वाटर लिख के दे दे, सबका मतलब एक ही है। और फिनॉल हमारा ब्रोमिनेशन करने पर क्या करता है, ये इतना एक्टिवेट करता है बेंजीन को कि वापस से ट्राई सब्स्टिट्यूटेड हमारे को प्रोडक्ट यहाँ देखने के लिए मिलता है। अगर हमको चाहिए मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, एक ही ब्रोमीन चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ता है सॉल्वेंट का यूज़ करना पड़ता है दूसरा Br2 इन CH2 या फिर क्लोरोफॉर्म CHCl3 या फिर कार्बन डाइसल्फाइड CH2। वाटर की जगह हमको इन दोनों सॉल्वेंट में से कोई सा भी इसके अंदर ब्रोमीन गैस को डिजोल्व करके यूज़ करना पड़ता है। इससे हमारे क्या होता है रिएक्टिविटी जो है कम हो जाती है, और रिएक्टिविटी जब कम होती है तो सिलेक्टिविटी इंक्रीज़ करती है। सिलेक्टिविटी इंक्रीज़ होने से मतलब है अब ये सिलेक्टिवली या तो सिर्फ ऑर्थो पे या सिर्फ पैरा पे करेगा, पहले तो ये हर जगह ही सब्स्टिट्यूशन कर दे रहा था।
और पैरा प्रोडक्ट हमारा मेजर होता है, ये तो हम बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। दूसरी हमारे पास कोलबेज रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेम रिएक्शन तो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, तो उसमें तो कोई सी भी नहीं छोड़ के जानी। फिनॉल की रिएक्शन करेंगे NaOH के साथ, अभी समझाया था। फिनॉल जब रिएक्ट करता है NaOH के साथ, ये एसिड है, ये बेस है। OH माइनस क्या करेगा, H पॉजिटिव पकड़ेगा और जनरेट कर देगा वाटर बना के बाहर। बचेगा क्या हमारे पास यहाँ पर, O माइनस और बचेगा Na पॉजिटिव, ये इसका काउंटर आयन हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास एक सॉल्ट। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारे पास, हमको यूज़ करनी है CO2 और H3O पॉजिटिव। इसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं थोड़ा सा। O माइनस Na पॉजिटिव के सामने फिनॉक्साइड आयन है O माइनस Na पॉजिटिव, और सामने डाल दिया हमने कार्बन डाइऑक्साइड। नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ बनेगा नेगेटिव, और ये नेगेटिव क्या करेगा, अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, क्योंकि कार्बन पे रहेगा पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे रहेगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, बॉन्ड होगा ओपन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, मैं इसको बस ऐसे ही दिखा रहा हूँ, एरोमेटाइज करा के ही दिखा रहा हूँ पहले कि रिंग ने एरोमेटिसिटी को गेन कर लिया है, वरना अगर एक स्टेप मेरे को और करना पड़ेगा। अभी सिर्फ एग्जाम्पल के समझा रहा हूँ कैसे प्रोसीड करती है। COO माइनस, यहाँ पर तो हम पहुँच गए, ठीक है। आगे इसने यूज़ किया है H3O पॉजिटिव। अब हमारे पास क्या है, आयंस का फॉर्मेशन हो रखा है, नेगेटिव चार्ज हमारे पास यहाँ प्रेजेंट है। हम क्या करेंगे, H3O पॉजिटिव देके सोर्स ऑफ H पॉजिटिव लगा के इसको करेंगे न्यूट्रलाइज, और ये न्यूट्रलाइज करने के बाद हमारा बन जाएगा यहाँ OH और यहाँ COOH। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से हमने कार्बोक्सिलिक एसिड बना लिया है। कोलबेज रिएक्शन इंपॉर्टेंट है और मैकेनिज्म काफ़ी इजी था। कॉमन नेम क्या है इसका, सैलिसाइक्लिक एसिड, इसको भी ध्यान रखना। सॉरी, सैलिसिलिक एसिड है इसका नाम, सैलिसाइक्लिक नहीं, सैलिसिलिक एसिड। अगली रिएक्शन हमारे पास, ये भी नेम रिएक्शन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रीमर टीमन रिएक्शन। फिनॉल की रिएक्शन करेंगे CHCl3 एक्वस NaOH के साथ। तो पहले हमारे पास ये जनरेट करके देगा, देखो NaOH माइनस है, ये तो पहले एसिड बेस रिएक्शन ही करेगा, यहाँ O माइनस Na पॉजिटिव बना दिया इसने। फिर ये रिएक्ट करेगा इसके साथ CHCl के थ्राइव के साथ। इसका मैकेनिज्म मैंने एज अ शॉर्ट में अपलोड कर रखा है, अगर किसी को इंटरेस्ट हो कि रिएक्शन में प्रोडक्ट तक पहुँचते कैसे हैं तो वो भी सर्च कर सकता है। इंटरमीडिएट बनेगा CHCl2, ये ध्यान रखना, एग्जाम में आजकल वो इंटरमीडिएट भी पूछ रहा है। फिर NaOH हमारे पास एक्सेस में प्रेजेंट है रिएक्शन में, ये रिएक्ट करेगा और वापस हमारे पास जनरेट हो जाएगा। CHCl2 को ये कन्वर्ट कर देगा CHO में, एल्डिहाइड ग्रुप में। फिर हमको H3 पॉजिटिव करना पड़ेगा ताकि हम इसको न्यूट्रलाइज करा पाएँ, मतलब कि हमको वर्कअप करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा OH, कन्वर्ट हो जाएगा OH में फिनोल, और यहाँ ले जाएगा CHO। इसका नाम है सैलिसल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड, सैलिसिलिक एसिड, ये सारे क्या है हमारे पास, इनको जो है याद रखना, बिल्कुल कंफ्यूज मत कर देना। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट। अच्छा, जिंक डस्ट से मतलब है मेरा, जिंक तो मेटल होता है, इसको लेंगे हम बहुत ही पाउडर्ड फॉर्म में, इसलिए हमने इसको जिंक डस्ट बोला है, पाउडर्ड फॉर्म में। तो फिनॉल की रिएक्शन जब जिंक के साथ होगी तो रिडक्शन कर देगा फिनॉल का, यहाँ से तोड़ के ये इसको यहाँ लगा देगा हाइड्रोजन, और कन्वर्ट हो जाएगा हमारा किसमें, जिंक ऑक्साइड में, और हमारा बन जाएगा बेंजीन फाइनल प्रोडक्ट। दूसरे हमारे पास रिडक्शन हमने फिनॉल की पढ़ ली है, ऑक्सीडेशन भी होती है फिनॉल की, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Na2Cr2O7, सोडियम डाइक्रोमेट हमको यूज़ करना पड़ता है। साथ में हमको एसिडिक मीडियम रखना पड़ता है, H2SO4 का रख के, ये हमारा बना देगा यहाँ पे इस पोजीशन, पैरा पोजीशन पे हमको एक ऑक्सीजन देखने के लिए मिलेगा, और इसका नाम होता है हमारे पास बेंजोक्विनोन। एक ही रिएक्शन है फिनॉल की ऑक्सीडेशन की पूरी बुक में, तो इम्पॉर्टेंट हो जाती है बेंजोक्विनोन। हमारे पास क्या होगा, फिनॉल को ऑक्सीडेशन करने पर प्रोडक्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। ईथर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं हम बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल्स की जब हम डिहाइड्रेशन करते हैं तो दो प्रोडक्ट हमको सामने देखने को मिलते हैं, एक तो एल्कीन का फॉर्मेशन भी होता है और एक ईथर का फॉर्मेशन भी होता है। यहाँ पे हमने इथेनॉल ले रखा है, इथेनॉल की रिएक्शन हम कराते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ। ये टेम्परेचर को ध्यान रखना है हमारे पास, अगर हम टेम्परेचर को कर देंगे हाई 443 केल्विन पे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास एल्कीन में। अगर हम लो टेम्परेचर रखेंगे 413, वैसे 413 लो तो नहीं होता पर इसके कंपेयर में तो लो टेम्परेचर ही है,
लो टेम्परेचर पे हमारे पास फॉर्मेशन होगा ईथर का, और हाई टेम्परेचर पे फॉर्मेशन किसका होगा, एल्कीन का। एल्कीन का हमने मैकेनिज्म जो है फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स में। इसमें हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म किसका, ईथर का फॉर्मेशन का। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगी, प्रोटोनेशन। हमने देखो H2SO4 क्या होगा, H3O पॉजिटिव। H2SO4 हम कैसे यूज़ करते हैं, H2SO4 प्लस H2O, तब जाके हमको वाटर में ये H पॉजिटिव आयन डिसोसिएट करके देगा। अब H पॉजिटिव आयन ऐसे तो रहेगा नहीं वाटर में, H2O ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये इसको पकड़ लेंगे और बनाएंगे हमारे पास H3O पॉजिटिव। H3O देखो दोबारा लिखता हूँ मैं इसको, H पॉजिटिव रिएक्ट करेगा H2O के साथ, इसके लोन पेयर अटैक करेंगे इस पर और बन जाएगा H3O पॉजिटिव। इसी को हमने एसिड लिखा है H3O पॉजिटिव। इथेनॉल पे ऑक्सीजन को लोन पेयर अटैक करेगा इस H पॉजिटिव पे, और ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होके वाटर हमारा हो जाएगा न्यूट्रलाइज, वाटर चला गया बाहर, और यहाँ हमारा जनरेट हो गया OH2, ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है अल्कोहल का, तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है हमारे पास, जो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करते हैं या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी वाले पे अटैक करेंगे। हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के पास अटैक करेगी इस वाले कार्बन पे, और यहाँ से अटैक बाहर जाएगा, वाटर H2 हो जाएगा बाहर, ये वाला H2 बाहर चला गया। अब ऑक्सीजन पे आ चुका है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन का डोनेशन किया है, और जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा वो, तो ऑक्सीजन पाएगा पॉजिटिव चार्ज। फिर क्या होगा हमारे पास, रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव, या फिर दूसरा नाम इसका वर्क अप। जो वाटर बाहर गया हमारे पास, ये क्या करेगा, अपने लोन पेयर से इस H पॉजिटिव को खा लेगा, और हमारे पास न्यूट्रल स्पीशीज ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा, और H3O पॉजिटिव हमारा जो स्टार्टिंग में हमने लिया था उसी को वापस ये रीगेन कर लेगा। यानी कि हमारे पास एसिड जो है ये एज अ कैटलिस्ट भी काम कर रहा है। कैटलिस्ट क्या होती है हमारे पास, जो रिएक्शन में स्टार्टिंग में कंज्यूम होती है लेकिन बाद में वैसे की वैसे ही बाहर आ जाती है। तो ये कैटलिस्ट की तरह भी काम कर रहा है, और बिना इसके जो है रिएक्शन प्रोसीड भी नहीं करेगी। तो ये रिएक्शन का मैकेनिज्म एक बार आप देख लेना, इसको एक बार देखने के बाद ना खुद नोटबुक पर ट्राई करना, तब समझ आती है चीज़ें। ऐसे जब तक मैं कराऊंगा तब तक तो ये याद रहेगा, लेकिन जब एग्ज़ाम में आएगा तब आप भूल जाओगे इसको। नेक्स्ट है हमारे पास विलियमसन सिंथेसिस। यहाँ विलियमसन सिंथेसिस का हम यूज़ करते हैं ईथर्स का प्रोडक्शन करने के लिए। फिर से हम क्या करेंगे, सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्कोहल का यूज़ करेंगे, और साथ में हम कोई भी अल्काइल हैलाइड का यूज़ कर लेंगे। एक्स जो होते हैं हमारे पास हैलोजन Cl Br I, ये होते हैं हमारे पास क्या, लीविंग ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पे Cl होगा, Br होगा, अपने ऊपर रखेंगे पार्शियल नेगेटिव, इस चार्ज पर कार्बन पे रहेगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा इस कार्बन पे, और यहाँ से जो है हमारा हैलाइड जाएगा बाहर, जनरेट होगा हमारे पास ईथर का। ये रिएक्शन जनरली हम यूज़ करते हैं प्राइमरी अल्कोहल के लिए, क्योंकि सेकेंडरी और टर्शियरी में हमको एक दिक्कत देखने के लिए मिलती है, वो भी समझाऊंगा मैं। फिर से हमने एक प्राइमरी अल्कोहल लिया, O- क्या करेगा, अटैक करेगा CH3 पे, और Cl जाएगा यहाँ से बाहर, फॉर्मेशन हो गया हमारे पास C2H5OCH3। जो दिक्कत की बात मैं कर रहा था, यहाँ एग्जाम्पल के समझते हैं, हमने ले रखा है एक टर्सरी अल्काइल हैलाइड हमने ले रखा है। अब ये OCH3 माइनस जो है हमारे पास O-CH3, यहाँ पर तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल कर रहा है, ऊपर वाली रिएक्शंस में एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, लेकिन एक नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज जैसे ये है OCH3 माइनस, ये करती है एक्ट एज अ बेस भी करती है, एज अ बेस। तो एसिड बेस रिएक्शन ना हमारी न्यूक्लियोफाइल से फास्ट होती हैं। इससे पहले क्या हो, हमारे पास ये न्यूक्लियोफाइल बन के यहाँ पे अटैक करने जाए, उससे पहले ही नेगेटिव चार्ज क्या करता है, यहाँ से H पॉजिटिव पकड़ता है, और ये खुद कन्वर्ट हो जाएगा इसमें CH3OH में, और इस कार्बन पर जो नेगेटिव चार्ज बनेगा हाइड्रोजन के बाद, ये शिफ्ट होगा यहाँ पर, और ये Br जाएगा यहाँ से बाहर। तो सब्स्टिट्यूशन ना करने की बजाय ये क्या कर देगा, एलिमिनेशन रिएक्शन कर देगा, और फॉर्मेशन हो जाएगा हमारे पास एल्कीन का। दोबारा देखते हैं, ये नेगेटिव चार्ज हर बार एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट नहीं करता, जहाँ भी इसको मौका मिलेगा ये H पॉजिटिव को पकड़ेगा, यहाँ से कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा, और यहाँ से Br जो है बाहर चला जाएगा, हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा एल्कीन का। और ये क्या है हमारे पास, एलिमिनेशन प्रोडक्ट, और ये सारे ऊपर क्या थे, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। तो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज एज अ बेस भी एक्ट करती है, एज अ न्यूक्लियोफाइल भी एक्ट करती है, डिपेंड करता है हमने सबस्ट्रेट क्या ले रखा है और टेम्परेचर वगैरह कंडीशन क्या प्रोवाइड कर रखी है। नेक्स्ट है हमारे पास फिनॉल की भी हम ईथर सिंथेसिस करा सकते हैं, विलियमसन सिंथेसिस सॉरी,
NaOH के साथ करा के हमने इसको फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट किया O- में, फिर एल्काइल हैलाइड दिया और R पे अटैक किया, X बाहर गया, OR हमारे पास ईथर का जो है फॉर्मेशन हमको देखने के लिए मिल गया। नेक्स्ट हमको समझना है क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, इनका क्लीवेज कैसे होता है हमारे पास। अगर हम ईथर हमारे पास ब्रेक कर जाता है, ईथर की रिएक्शन करते हैं हम HI के साथ। ईथर को इसलिए हमें एसिड से दूर रखना पड़ता है क्योंकि एसिड के साथ रिएक्ट करके ब्रेक डाउन हो जाता है। ईथर के पास ऑक्सीजन है, इसका लोन पर अटैक करेगा H पॉजिटिव पे क्योंकि हाइड्रोजन पर रहेगा पॉजिटिव चार्ज और आयोडीन पर रहेगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अटैक होगा, H पॉजिटिव खाएगा, I- यहाँ से जाएगा रिएक्शन से बाहर। जैसे दिख रहा है ये हाइड्रोजन के साथ लग गया, ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन पे न्यूट्रलाइज हमें कराना पड़ेगा, तो I- क्या करता है, इस कार्बन पे अटैक करता है। अब दो पॉसिबिलिटी है, या तो I- करे अटैक इस वाले कार्बन पे और हमारे पास ये यहाँ से बाहर जाए और फॉर्मेशन हो जाए CH3OH का। एक पॉसिबिलिटी हमारे पास I- जाए इस वाले कार्बन पर अटैक करे और फॉर्मेशन हो जाए हमारे पास इथेनॉल के साथ CH3CH2OH के साथ। तो ये वाली पॉसिबिलिटी जो हमारे ज़्यादा फेवरेबल होती है। क्यों? क्योंकि जो I- का अटैक होता है ये होता है SN2 अटैक, और ये छोटे वाली साइड से अटैक करता है, लेस हिंडर्ड साइड से अटैक करता है, SN2 में हमने पढ़ रखा है। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे इसको लेस हिंड्रेंस फील होगा। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और एक कार्बन CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ इस साइड पे इसको ज़्यादा हिंड्रेंस फील होगा, तो यहाँ से ना अटैक करके ये इसी पाथ से जाएगा अटैक करने और फॉर्मेशन हो जाएगा CH3I CH3 CH2OH। ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, अच्छा ये हर बार SN2 करे ऐसा भी जरूरी नहीं है, अभी मैं एग्जांपल लाऊंगा SN1 का भी। OCH3 एनिसोल इसका कॉमन नेम है, एनिसोल की रिएक्शन कराते हैं हम HI के साथ। तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, अटैक करेंगे H पॉजिटिव पे, वापस से H- जाएगा बाहर, फिर ये I- आएगा अटैक करेगा CH3 पे और ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा फिनॉल में, प्लस CH3I हमको मिलेगा। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोजन एसिड की बात करें हम, तो HI HBr से ज़्यादा रिएक्टिव होता है और HBr HCl से। ये हमारे पास सबसे ज़्यादा ऑर्डर है, HI का सबसे ज़्यादा, फिर HBr का और लास्ट में HCl का। यहाँ पे हम देखें CH3, हमें एक टर्सरी वाला कार्बन ग्रुप लगा दिया है यहाँ पे। इस कार्बन पे एक CH3, 2 CH3, 3 CH3। HI के साथ रिएक्ट करी, ऑक्सीजन ने अटैक तो किया हाइड्रोजन में बिल्कुल जैसे हम करा रहे थे, लेकिन उससे पहले H- आके अटैक करे OCH3 के पास। ये इतना स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा कि यहाँ से ये पहले ही बाहर चला जाता है और फॉर्मेशन कर देता है कार्बोकैटायन का, और CH3OH हमारा जाएगा बाहर। फिर I- आराम से आकर इस पर अटैक कर देगा। तो इससे पहले कि I- का अटैक पहले यहाँ हो, ये ही पहले ब्रेक डाउन होकर क्या कर देता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर देता है। कार्बोकैटायन इसलिए बन रहा है यहाँ पे क्योंकि काफ़ी 3 डिग्री कार्बोकैटायन काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है हमारे पास। तो मैकेनिज्म कैसे जाएगा, SN1 से जा रहा है और I- उसके बाद आता है कार्बोकैटायन पे अटैक करने और फॉर्मेशन हो जाता है हमारे पास 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड का और हमारे पास CH3OH जो यहाँ से हमको मिल गया। अब हमको पढ़ना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हमने फिनॉल की तो पढ़ ली थी, अब हमको ईथर की पढ़नी है। तो R ग्रुप हमारा हो सकता है CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, प्रोपाइल ग्रुप लगा सकते हैं, ब्यूटाइल ग्रुप लगा सकते हैं। R तो हम कितना भी लंबी चेन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सेम फिनॉल के जैसे ही स्ट्रक्चर बनेंगे, इसके भी ऑर्थो पे नेगेटिव, पैरा पे नेगेटिव, वापस से ऑर्थो पे नेगेटिव। तो हमको समझ आ रहा है अगर हम इसके सामने इलेक्ट्रोफाइल को लाएंगे तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही होगा हमारे पास। ऑर्थो और पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रोफाइल पे ये अटैक करेगा, यहाँ लिखा भी हुआ है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो पहली रिएक्शन है हेलोजिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे हमको Br2 यूज़ करना पड़ेगा इन इथेनोइक एसिड, इसका कॉमन नेम क्या है एनिसोल, और पैरा प्रोडक्ट और एक ऑर्थो प्रोडक्ट पे क्या लगा देगा, ब्रोमिनेशन लगा देगा। यहाँ पे पैरा आना चाहिए था, उल्टा लिख दिया, पैरा ब्रोमो एनिसोल, यहाँ आएगा ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल, और पैरा प्रोडक्ट होता है हमारा मेजर। दूसरा हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हमको 2 रिएक्शन पढ़नी होती हैं, एक होती है असाइलेशन, एक होती है एल्काइलेशन। ये होता है हमारे पास एसाइल ग्रुप या एसिटाइल ग्रुप। COCH3 को हम बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप या फिर एसाइल ग्रुप। तो एसाइल ग्रुप का एडिशन कराने को ही बोलते हैं एसाइलेशन। जैसे नाइट्रो ग्रुप को एडिशन कराने के लिए बोलते हैं नाइट्रेशन, हेलोजन को एडिशन कराने के लिए बोलते हैं हेलोजिनेशन, एसाइल ग्रुप का एडिशन को बोलते हैं हम एसाइलेशन।
तो एनहाइड्रस AlCl3 क्या करता है, यहाँ से Cl माइनस को बाहर बुलाता है और जनरेट होता है हमारे पास CH3C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास जनरेट हो चुका है। इसको स्टेबल करने के लिए ऑक्सीजन के लोन पर आते हैं, अटैक करते हैं यहाँ पे और हमारे पास बनता है C ट्रिपल बॉन्ड O ऑक्सीजन पॉजिटिव। अब ये ऑर्थो वाला जगह से अटैक करेगा इस कार्बन पे, ऑक्सीजन के बॉन्ड होंगे ऊपर शिफ्ट और बन जाएगा ऑर्थो पे C डबल बॉन्ड OR। ये मैकेनिज्म तो मैंने लेक्चर में इतनी बार करा दिया अब तक तो ये याद हो जाना चाहिए। एक अटैक होगा पैरा पोजीशन से तो पैरा प्रोडक्ट हमको मिलेगा और पैरा ही क्या होता है हमारे पास, मेजर प्रोडक्ट। दूसरी हमारे पास एल्काइलेशन रिएक्शन, यहाँ पर भी क्या होगा, एनहाइड्रस AlCl3 करेगा, Cl माइनस को बाहर निकालेगा और कन्वर्ट हो जाएगा AlCl4 माइनस प्लस CH3 पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन इसने कर दिया यहाँ पे। अब ऑर्थो से भी एक अटैक होगा और एक अटैक पैरा से होगा, किस पे, CH3 पॉजिटिव पे। दो प्लॉट मिलेंगे, एक पैरा पे एक ऑर्थो पे। पैरा वाला होगा हमारा मेजर, ऑर्थो वाला होगा माइनर। नेक्स्ट हमारे पास नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के लिए हमको यूज़ करना पड़ता है कंसनट्रेटेड H2SO4 और कंसनट्रेटेड HNO3। इसको हम बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। अच्छा, फिनॉल में तो सिर्फ हमने डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड डाला था और कंसनट्रेटेड H2SO4 का तो यूज़ कहीं भी नहीं करा था, लेकिन यहाँ पे हमको यूज़ करना पड़ रहा है। ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या करता है, जनरेट करके देता है हमको NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। वापस अटैक कहाँ होगा, NO2 पॉजिटिव पे कौन सी जगह से होगा, ऑर्थो से होगा और पैरा से होगा, और पैरा वाला होगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। ऑर्गेनिक की क्वेश्चन सीरीज मैंने अपलोड कर रखी है, वहाँ पे सिर्फ ऑर्गेनिक के क्वेश्चन ही